Dear student, today we will study about General Organic Chemistry GOC। फॉलो करते हो ना बात को। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मेनली हम लोग को पढ़ना है। एक क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हाइपर कंजुगेशन और फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में मेनली हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे यहाँ जी, कुछ स्पेशल रिएक्शन के बारे में, SN1 SN2 E1 E2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, 4 रिएक्टिंग स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्टिंग स्पेसीज मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। रिएक्टिंग स्पेसीज मतलब जैसे कार्बोकैटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, देख रहे हो ना आप, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्टिंग स्पेसीज है। पता है आपको, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना। तो अभी क्या है, ट्राइवैलेंट है। तो एक डंडा इसको कोई लगाएगा ना कि जी, लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। OH लगा दिया, Cl लगा दिया जी, तो बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टिंग स्पेसीज। इस तरह का बहुत सारे रिएक्टिंग स्पेसीज हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोकैटायंस, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो क्या बोलेंगे, कार्बन आयंस। कार्बन में ओड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बोलेंगे उसको, फ्री रेडिकल्स। फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी, कार्बिन। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिन। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जी, बेंजाइन। देखेंगे बहुत सारे रिएक्टिंग स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है जी, आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें क्या क्या पढ़ना है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, सब सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। अगला स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके, फिर हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फॉलो करते हो बात को। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोग सुने होंगे, रोटेशन अबाउट ए क्या, सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, सिग्मा बॉन्ड मतलब समझ रहे हैं आप, ये सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। लकड़ी का 2 टुकड़ा है जी, 2 ठो वुडन पीस है, इसमें 1 ठो कांटी मार दो, क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। अब बोलो, एक वुडन पीस को अगर हम लोग फिक्स रखें, दूसरे को रोटेट करें, रोटेट होगा जी, एकदम होगा। तो कहने मतलब सेम चीज होता है सिग्मा बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन होता है, अलग अलग स्पेस में अरेंजमेंट होता है। जैसे ये मान लो CH3 है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक कार्बन है, और ये क्या है जी, CH3 है। तो इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। ऐसे देखिए, एक टो को फिक्स रखो, दूसरे को रोटेट करो, तो स्पेस में क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, अरेंजमेंट चेंज होगा। इसके चलते जो आइसोमरिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं जी, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत सारा बात। क्या, हम लोग स्टेगर्ड, एसक्यू, हम लोग बात करते हैं तुम्हारा इक्लिप्स, गॉच, एंटी, सब सारा चीज पढ़ेंगे। और फिर कॉन्फिगरेशनल क्या हुआ जी, कॉन्फिगरेशनल मतलब पाई बॉन्ड, मतलब समझ रहे हैं ना आप। पाई बॉन्ड में क्या होता है जी, 2 जगह से ओवरलैपिंग होता है जी। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है जी, केवल एक जगह से ओवरलैपिंग होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल लेयर सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं, डबल लेयर सिस्टम। तो नेचुरल बात है, लकड़ी का 2 ठो पीस है जी, और लकड़ी का 2 ठो पीस में हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी मतलब समझ रहे हो, वुडन का 2 ठो पीस, इसमें हम लोग डबल कांटी मार दें। अब बोलो, इसको रोटेट करना चाहेंगे, रोटेट होगा जी, नहीं होगा। तो रोटेशन फिक्स होगा ना जी। सेम चीज होता है कहां पर, यहां पर मान लो ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन में यहाँ C है, यहाँ C है, और इस जगह पर CH3, इस जगह H, और इस जगह CH3, इस जगह पर H। बोलो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, सीस आइसोमर्स। अगर इसको आप रोटेट करके ऐसे CH3 को नीचे आना चाहोगे, आएगा जी, कभी नहीं आएगा। नेचुरल बात है। अब जबरदस्ती बहुत बच्चा बोलता है सर ले आएंगे, मतलब क्या तोड़ दीजिएगा आप इसको,
फॉलो करते हो बात को, पॉसिबल नहीं है। अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ पर H है, यहाँ CH3 है, तो देखो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस, क्या बोलते हैं जी, ट्रांस आइसोमरिज्म, जो भी है। तो ये रोटेशन अबाउट ये सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ओके। रोटेशन अबाउट ये पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। सीस का अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांस का अलग कॉन्फ़िगरेशन है, सीस है, ट्रांस है। आप सीस को रोटेट करके ट्रांस करना चाहोगे, ट्रांस को रोटेट करना सीस चाहोगे, तो बोलो ये रोटेट करने देगा? लकड़ी का 2 टुकड़ा में आप क्या करोगे, कांटी मार दोगे तो घूमने देगा जी? कभी नहीं देगा। फॉलो करते हो बात को, सेम काम करता है कौन, पाई बॉन्ड, और उसके चलते जो आइसोमरिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल। तो आप कॉन्फॉर्मेशनल मतलब समझे, रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल, रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिगरेशनल। और बात अगर नहीं समझे तो एक नया आइसोमरिज्म पैदा होगा, क्या नाम होगा उसका, कन्फ्यूजन। क्या फॉलो करता हो बात को, कन्फ्यूजन नहीं होगा जी? एकदम नहीं होगा, गारंटी है मेरा। कैसे कन्फ्यूजन होगा जी, देखते हैं। तो आगे हम लोग इस सब डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल, कन्फ्यूजन, सबका चारों अल्फाबेट शुरू वाला CONF है, इसलिए कभी कभी तीसरा आइसोमरिज्म पैदा हो जाता है, कौन, कन्फ्यूजन वाला। वो कन्फ्यूजन वाला आइसोमरिज्म का जगह नहीं है जी कंपटीशन में। फॉलो करते हो बात को, क्लियर है जी? और C फॉर कॉमन सेंस भी होता है, बिना कॉमन सेंस का कंपटीशन अच्छा नहीं कर सकते हैं आप। फॉलो करते हो बात को, इसलिए कंफ्यूजन भी नहीं होना है और कॉमन सेंस भी रखना है। फॉलो करते हो बात को। तो देखते हैं हम लोग आगे इस सब के बारे में डिटेल बात करेंगे, GOC में बहुत कुछ, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्प्लेस करता है, इधर उधर जाता है। ये बेसिकली 2 तरीके से इधर उधर जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, बेसिकली 2 तरीके से होता है जी। एक क्या होता है, परमानेंट, दूसरा क्या होता है, टेम्पोररी। एक होता है परमानेंट, एक क्या होता है जी, परमानेंट, और दूसरा क्या होता है, टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी होता है। फॉलो करते हो बात को। और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या एग्जांपल है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, दूसरा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट क्या क्या एग्जांपल है जी, रेजोनेंस, या उसको मेसोमेरिक भी बोलते हैं, मेसोमेरिक भी टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट है, देखेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा क्या बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा क्या बात करते हैं जी, हाइपर कंजुगेशन। ये परमानेंट है, एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया तो चला गया, लौटने का बात नहीं है। फॉलो करते हो आपको। और दूसरा टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और एक दूसरा भी टेम्पोररी इफेक्ट हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। फॉलो करते हो आपको। तो टेम्पोररी में हम लोग 2 डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे इधर डिटेल में, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग परमानेंट का बात करते हैं। परमानेंट का एक दूसरा नाम भी है जी, दूसरा नाम क्या है पता है आपको? परमानेंट को हम लोग पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं परमानेंट को? पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं जी, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। परमानेंट का दूसरा नाम क्या है जी, पोलराइजेशन इफेक्ट। और टेम्पोररी का दूसरा नाम क्या है जी, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। फॉलो करते हो बात को। अब परमानेंट में हम लोग को किसके किसके बारे में पढ़ना है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट है। इस पर स्टेबिलिटी पूरा डिपेंड करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और स्टेबिलिटी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत क्वेश्चन आता है आईटी मेडिकल में जी। आप देखिएगा भरा हुआ रहेगा, देखने वाला का नजर चाहिए। स्टेबिलिटी से क्वेश्चन एसिड का स्ट्रेंथ से भी आता है, कभी बेसिक स्ट्रेंथ से आता है, कभी डायरेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ देता है, बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है आईटी मेडिकल में। इसलिए रेजोनेंस समझना बहुत जरूरी है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रेजोनेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। फॉलो करते हो बात को, और देखते हैं कैसे कंफ्यूजन रहेगा, सवाल ही नहीं उठता है। फॉलो करते हो बात को। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ परमाणु में क्या क्या एग्जांपल बोले, एक रेजोनेंस या मेसोमेरिक ही बोलते हैं, मेसोमेरिक भी रेजोनेंस का टाइप है।
दूसरा इंडक्टिव, तीसरा हाइपर कंजुगेशन। ओके, परमानेंट का दूसरा नाम हम बोले पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। परमानेंट का एग्जांपल क्या क्या बोले? रेजोनेंस या मेसोमेरिक, दूसरा इंडक्टिव, तीसरा हाइपर कंजुगेशन। इसका एग्जांपल क्या बोले? इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक। तो हम लोग एक एक करके डिटेल में सबके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। क्या स्टार्ट करते हैं जी? हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। फॉलो करते हो बात को? क्या स्टार्ट करते हैं आज हम लोग? रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, बेंजीन लेके हम लोग सिंपल से एग्जांपल करते हैं। हम लोग एकदम 0 से इंफिनिटी तक पढ़ेंगे। कहां पर? रेजोनेंस में 0 से इंफिनिटी तक पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखते हैं क्वेश्चन कहां से छूटता है, कैसे छूटता है। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी? अगला हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस का एग्जांपल समझने के लिए आप एक सिंपल एग्जांपल बेंजीन का ले सकते हो। बेंजीन के बारे में बड़ा लंबा कंफ्यूजन रहा, पता ही होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का लेंथ दूसरे जगह से थोड़ा वेरी करता है, पता है आपको। यहाँ पर क्या है जी? हम लोग क्या बात करते हैं? पाई बॉन्ड का पोजीशन तो फिक्स होता नहीं है बेंजीन में, तो इसलिए नेचुरल बात है। यहाँ पर क्या होता है? दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हर जगह हम लोग सी सिंगल बॉन्ड जनरली कितना बात करते हैं? 1.54 एंगस्ट्रॉम। सुनिएगा जरा। और सी डबल बॉन्ड सी का कितना बात करते हैं जी? 1.34 एंगस्ट्रॉम। फॉलो करते हो बात को? और सी ट्रिपल बॉन्ड सी का कितना बात करते हैं जी? 1.20 एंगस्ट्रॉम। बच्चों फॉलो करते हो बात को? जनरली हम लोग बॉन्ड लेंथ का ही बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सी सिंगल बॉन्ड सी का कितना बॉन्ड लेंथ? 1.54। इसका कितना जी? 1.34। ये कितना जी? 1.20। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है जी, तो नेचुरल बात है डबल बॉन्ड का कितना होना चाहिए था? 1.34। लेकिन और ये सिंगल बॉन्ड का कितना होना चाहिए था? 1.54। लेकिन यहाँ पर देखा गया ना ये 1.34 है ना 1.54 है। पता है ना आपको? एक्चुअली यहाँ पर सब क्या होता है? 1.40 होता है। क्यों जी? क्योंकि पाई बॉन्ड का ये पाई बॉन्ड है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। ये क्या होता है जी? डिलोकलाइज होता है। यहां से अभी यहां हो जाएगा, फिर ये वाला यहां हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा। तो देखो जो ये डबल बॉन्ड है, कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा जी? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और जो सिंगल बॉन्ड है, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा जी? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो नेचुरल बात है, जब बॉन्ड का नेचर चेंज हो रहा है रे बाबू, तो नेचुरल बात है बॉन्ड लेंथ भी चेंज करेगा। तो डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो तो सिंगल बॉन्ड होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। और डबल बॉन्ड होने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है? घटता है। तो डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.34 से बढ़ के हो जाता है 1.40 या 1.39, कुछ भी बोल सकते हैं आप इंडस्ट्रॉन। ओके, और ये वाला सिंगल बॉन्ड कुछ देर के बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये घट के क्या हो जाएगा जी? ये घट के हो जाता है। ये भी संयोग से 1.40 होता है। कहने मतलब बेंजीन में सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है जी। फॉलो करते हैं आप? इसीलिए लंबा समय तक कंफ्यूजन रहा, बाद में कैलकुलेशन हमको पता चला। क्या जी? निमोनिक्स है मेरा कि छोटो डायन हाथ पकड़कर नाच रही है और छो डायन का हाथ बराबर बराबर है जी। डायन नंबर 1 मतलब कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फॉलो करते हो बात को? और सबका हाथ बराबर मतलब क्या? बॉन्ड लेंथ बराबर है। ऐसा क्यों हुआ कि डबल बॉन्ड में थोड़ा पार्शियल सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, इसलिए बॉन्ड का नेचर चेंज हुआ, इसलिए बॉन्ड लेंथ चेंज हुआ। फॉलो करते हो बात को? इस सब हम लोग बहुत कुछ बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं जी। तो रेजोनेंस क्या है? हम लोग बात करते हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसी मॉलिक्यूल का। सिंपली समझिए आप बात को, अपने तरीके से समझिए आप, फिर उधर जो क्वेश्चन सेट करेगा ना वो फंसा नहीं पाएगा आपको। साइंस का वही ब्यूटी है, जब अपने तरीके से बात को समझिएगा ना तो सब उसका क्वेश्चन का बात समझ में आएगा, वो कहीं से भी आपको फंसा नहीं सकता। फॉलो करते हो बात को? तो देखो रेजोनेंस हम लोग किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसी मॉलिक्यूल का। थोड़ा अंग्रेज की तरह बोले तो क्या बात करते हैं जी? लेकिन साइंस अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, तमिल तेलुगु मलयालम किसी में पढ़ो यार, बात समझने से मतलब है। फॉलो करते हो ना बात को? तो हम लोग क्या बात करते हैं जी? डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इन व्हिच पोजीशन ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, known as resonating structure,
एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज रेजोनेंस। फॉलो करते हो बात को। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसी मॉलिक्यूल का जहां पोजीशन ऑफ एटम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या क्या बोलते हैं जी? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फॉलो करो मत को। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसी मॉलिक्यूल का जिसमें पोजीशन ऑफ एटम जस का तस रहे, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बाबू? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। और जो मॉलिक्यूल इस तरह का फिनोमेनन दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रेजोनेंस। सिंपली समझ में आया? मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट खाली इधर से उधर हो रहा है। देख लो ना, पाई बॉन्ड यहां था, अभी पाई बॉन्ड यहां से उठ के यहां चला है, खाली पोजीशन पाई बॉन्ड का चेंज हुआ है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना इसमें है उतना इसमें है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं जी? रेजोनेंस। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जिसमें पोजीशन ऑफ एटम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, अगर छेड़छाड़ हो तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के साथ केवल हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। और इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। आर यू क्लियर? क्या क्लियर है जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कैसे दिक्कत होगा देखते हैं अभी। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी? अब हम लोग बात करते हैं बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे दिखा रहे हैं तो गलत है जी। कुछ देर के बाद तो यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ऐसे दिखा रहे हैं ये भी गलत है। कुछ देर के बाद ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ जाएगा, आगे बोलना तो इसका पोजीशन तो चेंज करते रहेगा। तो कोई एक फिक्स जगह दिखा रहे हैं तो गलत दिखा रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दोनों स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे, मतलब क्या जी? पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज दिखाए तो उसको कैसे दिखाया जाता है? ऐसे डॉट 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 या सर्किल बना के भी दिखाता है। फॉलो कर दो आपको। डॉट 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 मतलब क्या हुआ? चारों तरफ घूम रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड है जी। फॉलो करते रहो आपको। क्या है जी? डिलोकलाइज्ड। क्लियर है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं जी? रेजोनेंस हाइब्रिड। फॉलो करते हो आपको। या इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रू स्ट्रक्चर, क्योंकि यही बता रहा है क्या जी? यही बता रहा है कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। फॉलो करते हो बात को। ये ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, या इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी हम लोग बोल सकते हैं। फॉलो करते हो आपको। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? तो हम लोग क्या बात करते हैं जी? फिर से एक बार दोहरा रहे हैं। different electronic arrangement of a molecule in which position of atoms and number of paired and unpaired electron remain same, known as resonating structure, and the phenomenon is known as resonance. Okay? तो कहने मतलब बेंजीन को ना हम ऐसे क्लियरली दिखा सकते हैं ना ऐसे दिखा सकते हैं। एक्चुअली कैसे दिखाना चाहिए इसको? ऐसे, क्योंकि पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स है नहीं है। फॉलो करते हो बात को। पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है। फॉलो करते हो बात को। अब हम लोग बात करते हैं क्या जी? एक्चुअली होता क्या है, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है ना बाबू, वहां मॉलिक्यूल का एनर्जी थोड़ा घट जाता है। कहने मतलब यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी बेंजीन का कैलकुलेटेड होगा और बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली जितना होना चाहिए बेंजीन का, इसके बीच में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होता है। तो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेटेड और बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व के बीच में जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। कहने मतलब इसका जितना एनर्जी होना चाहिए उतना एनर्जी एक्चुअली है नहीं, थोड़ा एनर्जी घट गया। क्यों घटा जी? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, और इसी घटने वाले एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। और ये घट रहा है एनर्जी, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। अगर एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो नेचुरल बात है, अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा जी? डिक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा।
बेंजीन में हम लोग आगे देखेंगे। ये यहाँ इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है जी, अबाउट 36 किलो कैलोरी पर मोल। फॉलो कर दो बात को, कहने मतलब जितना होना चाहिए बेंजीन का एनर्जी उससे ये 36 किलो कैलोरी कम होता है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होता है। फॉलो कर दो बात को, याद रखिएगा एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है जी, बट रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली घटने वाला एनर्जी है। तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए डोंट कंफ्यूज एनर्जी विथ रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी अगर मोलिक्यूल का बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, बट रेजोनेंस एनर्जी अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। फॉलो करते हो बात को। तो हम लोग देखेंगे आगे रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बाबू। हम लोग शॉर्ट में अगर बात करें तो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू होगा बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेटेड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व। क्या बात करते हैं जी, बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व। ये डिफरेंस कितना होता है बेंजीन में, अबाउट 36 किलो कैलोरी। ये होना चाहिए था जितना, उससे कितना कम होता है, 36 किलो कैलोरी। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी इस केस में कितना होता है जी, 36 किलो कैलोरी पर मोल। फॉलो कर दो बात को, देखेंगे हम लोग। कहने मतलब रेजोनेंस के चलते एनर्जी डिक्रीज करता है, और इस डिक्रीज ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। और इससे स्टेबिलिटी बढ़ता है, इसलिए इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। फॉलो करते हो बात को। और जितना ज्यादा ये वाला एनर्जी होगा, मतलब मॉलिक्यूल का उतना एनर्जी घट गया, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉलो करते हो बात को, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉलो करते हो बात को। तो देखेंगे हम लोग एक्चुअली रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी को बहुत सारा फैक्टर इफेक्ट करता है, और इससे क्वेश्चन हर जगह आता है, आईटी रहे मेडिकल रहे हर जगह क्वेश्चन आता है जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। देखने वाले को नजर चाहिए, तो इसलिए जो जो फैक्टर रेजोनेंस एनर्जी को इफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। फॉलो करते हो बात को। तो अगला बार टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं जी, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी को कौन इफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कौन कौन फैक्टर है बाबू जो रेजोनेंस के स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है या उसमें असर दिखाता है। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, फैक्टर इफेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिमाग में बात बैठाना है आपको, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, एकदम अच्छा से सजा के बैठाइए। और आज के बाद फिर आप नहीं भूलिएगा, ये मेरा चैलेंज है, थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरा बात। सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्या बात करते हैं जी, अगर कोई नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कोई पोलर है तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नॉन पोलर। देखिए अभी आप रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कौन कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, डबल हेडेड एरो हम लोग। और हम लोग बात करते हैं, देखो एक्चुअली ये पाई बॉन्ड यहाँ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए डिलोकलाइज होगा, और यहाँ रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा, इसमें भी मेरा निमोनिक्स है, अभी आपको हम बताएंगे। ये 5ASKR का निमोनिक्स है, ये 5 जगह रेजोनेंस लगता है जी। कहाँ कहाँ 5 जगह लगता है हम देखेंगे। 4 अल्टरनेट में रेजोनेंस लगता है और एक एडजेसेंट में रेजोनेंस लगता है। तो 4 अल्टरनेट में कहाँ कहाँ और एक एडजेसेंट में कहाँ। तो 4 अल्टरनेट के लिए हम लोग A4 हम लिखते हैं और एक एडजेसेंट के लिए A1 लिखते हैं। तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस होता है ना जी। इसलिए केमिस्ट्री की दुनिया में 5 जगह रेजोनेंस लगता है। वो कहाँ कहाँ लगेगा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो देखिए जरा सा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, पता ही आपको, क्योंकि एक यहाँ चला जाएगा बॉन्ड, तो इस कार्बन में कितना बॉन्ड हो जाएगा जी 5। इस कार्बन में कितना बॉन्ड हो जाएगा 5, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन के साथ, इधर दो 5 हो गया कि नहीं जी। दिखाई पड़ा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत दिखता नहीं है, आपको दिख रहा है ना। ये बॉन्ड अगर यहाँ आ गया मान लो ये वाला उठ के, तो कितना हो जाएगा 5 डंडा लगने से कार्बन का दिमाग परमानेंटली ठंडा हो जाता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, पता है ना आपको, 4 डंडा मतलब 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा मत बनाइएगा नहीं तो फिर समझ रहे ना आप। परमानेंटली ठंडा मतलब मर्डर केस, मतलब आजीवन कारावास, समझ रहे हो ना। हाँ, ऐसा काम कभी मत करना,
इसलिए हम लोग क्या बात करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया ना बाबू तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो तो यहाँ हम लोग बात करते हैं CH2 CH CH फिर CH फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी CH2, और हम लोग बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन देखो इस कार्बन से दूर जा रहा है, इस पर क्या चार्ज होगा प्लस, और इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बोलो ये क्या हो गया नॉन पोलर, ये क्या हो गया पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर में ज्यादा स्टेबल रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर कौन होगा जी, पोलर और नॉन पोलर में ज्यादा स्टेबल रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर होगा नॉन पोलर वाला। अरे यहाँ पर देखो ना दो जगह चार्ज है यार, मतलब इसके घर में दो गो चार्ज आदमी है, चार्ज हो जाना आप नहीं बोलते हो दोस्त को, अरे यार तुम तो बात बात में चार्ज हो जाते हो, मतलब गुस्सा आ जाते हो। तो कहने का मतलब इसके घर में दो गुस्सेल आदमी है, देख लो ना, एक सही बात पर गुस्सा आता है पॉजिटिवली चार्ज, एक गलत बात पर गुस्सा आता है नेगेटिवली चार्ज। अरे है ना यार चार्ज है ना गुस्सेल, इस फैमिली में दो गुस्सेल आदमी है, और इस फैमिली में देखो कोई भी चार्ज आदमी है नहीं है, तो नेचुरल बाय ज्यादा स्टेबल फैमिली कौन होगा, ए वाला होगा जी, क्योंकि इसके घर में कोई चार्ज आदमी नहीं है, कोई गुस्सेल आदमी नहीं है। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है नॉन पोलर और पोलर में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नॉन पोलर। क्या क्लियर, कोई दिक्कत है जी, कुछ नहीं दिक्कत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा मजेदार चीज है यार, उसको डे टू डे लाइफ से जरा जोड़ दो, देखना ना फिर एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो IT रहे या मेडिकल रहे। फॉलो करते हो बात को। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, पहला स्ट्रक्चर क्या हुआ, नॉन पोलर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर का नंबर ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर का संख्या ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तीसरा बात हम लोग क्या बात करते हैं, अगर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर सिमिलर हो, कॉमन हो, इक्विवेलेंट हो, देखने में एक जैसा हो तो भी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या बात करते हैं, H+ लूज करने के बाद RCOOH, ये H+ लूज करके क्या बनाता है जी, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, बोलो ना। और कार्बोक्सिलेट आयन जब बनाएगा तो नेचुरल बात है इसका अगर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा जी। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखो ये दोनों रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर जो कार्बोक्सिलेट आयन है सिमिलर नहीं है, कॉमन नहीं है, देखने में एक जैसा नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। क्यों, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो, इसका रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, अरे बाबू यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं ऐसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालना सीखो, क्योंकि उसके बिना स्टेबिलिटी दिखता नहीं है जी। देखेंगे आप तो ये इलेक्ट्रॉन अगर उठ के यहाँ चला गया, अरे बाबू, और यहाँ दो दो चार इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, क्या होगा बोलो, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। अरे ये उठ के यहाँ चला गया, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये दोनों सिमिलर है नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है दो जगह चार्ज, लेकिन यहाँ देखो दोनों ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये डिसिमिलर बहुत ज्यादा है, ये देखो एकदम सिमिलर है, क्या है, यहाँ पर नॉन पोलर, यहाँ पोलर है, जबकि देखो यहाँ पर दोनों में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और दोनों में एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ये दोनों ज्यादा सिमिलर है कि नहीं इन कंपैरिजन टू दिस। फॉलो कर दो आपको। तो बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में ज्यादा सिमिलर किसका रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलेट आयन का, है कि नहीं, बोलिए ना। तो कार्बोक्सिलेट आयन का जब सिमिलर है तो नेचुरल बात है ज्यादा स्टेबल होगा। फॉलो करो आपको। इसलिए अगर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा तो नेचुरल बात है अगर इससे ज्यादा स्टेबल है तो ये H+ यूज करके इसमें नहीं कन्वर्ट करना चाहेगा जी, चाहेगा ही। दुनिया जानती है, दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है जी, साइकिल बार बार गिर जाना चाहता है जी। किसी ने अपने से उठते हुए देखा साइकिल को आज तक, कभी नहीं, क्योंकि गिर जाने से उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, हर जगह स्टेबिलिटी है। आप इतना मेहनत करते हो अभी, क्यों, क्योंकि IIT क्रैश करोगे और क्या करोगे जी, नीट क्वालिफाई करोगे तो फिर क्या करोगे, एक जरा बड़ा सैलरी पैक में जाओगे, जबरदस्त पैसा होगा, लाइफ स्टेबल होगा। फॉलो करते हो आपको, इसलिए आप भी इतना मेहनत करते हो, हर जगह स्टेबिलिटी का फैक्टर है, देखने वाले की नजर चाहिए। फॉलो करते हो आपको। तो बोलो इससे ये ज्यादा स्टेबल है तो ये H+ यूज करके इसमें नहीं कन्वर्ट करना चाहेगा, और जब कन्वर्ट करना चाहेगा तो क्या होगा,
H+ जब कोई चीज यूज करेगा क्या होगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। देखेंगे हम लोग इस सब के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से भी कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। क्लियर है? तो जो भी है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर हो, कॉमन हो, इक्विवेलेंट हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉलो करते हो बात को। तीसरा बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, तीसरा बात करते हैं, अगर कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज्यादा हो किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर कोवेलेंट बॉन्ड का ज्यादा होगा, बॉन्ड ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा निकला होगा, स्टेबिलिटी बढ़ा ही होगा। फॉलो करते हो बात को। बताओ इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा आपके हिसाब से? बच्चा यहाँ हाइड्रोजन वाला गलती कर देता है देखने के लिए। जनरली सारे बच्चे को हम लोग 20 ईयर से पढ़ा रहे हैं जी केमिस्ट्री, और देखते हैं जनरली सारे बच्चे एक ही तरह का गलती करते हैं। तो जो भी रे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने में गलती हो जाती है, जरा चश्मा का पावर सही रखना है आपको। यहाँ पर देखो एक्चुअली कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, प्रत्येक हाइड्रोजन भी एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है ना जी। तो जितना हाइड्रोजन है उतना बॉन्ड प्लस जो बॉन्ड आपको दिख रहा है तो कितना होगा 2 4, फिर हाइड्रोजन यहाँ है, कितना हो गया 5 6 7 9 और 2 कितना हो गया 11। कहने मतलब अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो भी आपको समझ जाना चाहिए, जितना बॉन्ड है उसको गिन लो पहले, जो दिख रहा है 2 और 1 3 और 2 कितना हुआ 5, उसके बाद हाइड्रोजन जितना है सब तो बॉन्ड से जुड़ा हुआ ना, कितना है 2 2 4 और 2 6, तो 5 और 6 कितना हुआ 11 कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ कितना है जी 11 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है एक ठो कम नहीं बाबू, देखो तो इसमें 10 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बोलो कोवेलेंट बॉन्ड का संख्या ज्यादा होने से क्या होगा, उसका नंबर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जी। समझते हैं ना आप? ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ओके, अगला फैक्टर समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं जी, अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज रहे तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है जानते हो, बढ़ जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज रहे ना जी तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। हम बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री को हम अपने भाषा में थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरा भाषा से भी पढ़ोगे तो बनेगा ही, इसलिए कोई बात नहीं है, आप डरो मत। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब केमिस्ट्री की दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, बोलो ना। 3.5, इसका कितना है 3.0, क्लोरीन का कितना है जी 3.0, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है पता है ना आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन क्लोरीन नहीं बना पाता। हम इसको बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। 3000 आमदनी है जी, 3 आदमी खाने वाला है, सुखी है नाइट्रोजन। 3000 आमदनी है, 30 आदमी खाने वाला है, दुखी है। देखेंगे आप, इसलिए केमिस्ट्री की दुनिया में ये तीनों एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। देखेंगे हम लोग आगे इस सब के बारे में। तो जो भी रहे सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ, और ये लोग पर अगर नेगेटिव चार्ज रहे तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। फॉलो करते हो आपको, जैसे ऑक्सीजन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी इसका घट जाएगा। हम लोग बात करते हैं, मैं अपना निमोनिक से इसको बात करता हूँ कैसे, फिर आप केमिस्ट्री की भाषा में भी आपको बताएंगे, लेकिन मेरा निमोनिक से पहले इसको दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आप अप्लाई करिए, क्वेश्चन दोनों से बनेगा। हम बात करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या किया, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तब ना इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ जी। तो इसको ये इसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन छीना ही ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक तो किसका था जी हाइड्रोजन का, तो अपना वाला ले गया ठीक है, लेकिन दूसरा वाला को भी छीन लिया, पूरा बॉन्ड लेके चला गया, तब ना इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ जी। पूरा बॉन्ड लेके चला आया ऑक्सीजन, तब ना इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ हुआ है। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात है, अपना इलेक्ट्रॉन ले जाना सही बात है, लेकिन दूसरा का छीन लिया अच्छा बात है जी। ये अच्छा आदमी का काम है, किसका काम है, चोर का। फॉलो करते हो बात को? तो केमिस्ट्री की दुनिया में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम सबसे बड़ा चोर बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरा वाला भी छीन लेता है। तो नेचुरल बात है, ये क्या है, चोर चोरी करके घर आ गया, देख लो ना, अरे इलेक्ट्रॉन छीन लिया यार, तब ना इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ। देख लो ना बात को, क्यों नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो छीन लिया हाइड्रोजन का, तो अपना वाला तो छीना, अपना वाला छीनने से थोड़े कोई चार्ज होता है, अपना पैसा से कोई चार्ज होता है, दूसरा पैसा से चार्ज होता है ना, बोलो ना, लॉटरी लग जाने से चार्ज हो जाता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को छीन लिया हाइड्रोजन वाला, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया।
ये अपना वाला ले जाता तो कोई बात नहीं, कोई चार्ज नहीं होता इसमें। फॉलो करता हूँ बात को, जैसे कि फ्री रेडिकल जो बनता है उसमें अपना वाला ले जाता है, इसलिए कोई चार्ज नहीं। तो नेचुरल बात हम लोग बात करते हैं, चोर चोरी करके घर आ गया तो खुश होगा या दुखी होगा, बता दो आप लोग। हाँ जी, केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? फ्लोरीन। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना। इस तरह से चोरी का ऑर्डर, और सब चोर चोर मुसरे भाई सब एक जगह पीरियोडिक टेबल में देखिएगा आप, घर बनाया हुआ है सब अगल बगल में, है ना जी? नहीं है? देख रहे हैं ना, 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर देख रहे हैं ना आप? हाँ, सब अगल बगल में है। तो जो भी रहे, चोर अगर चोरी करके दूसरा चीज लेना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना, मतलब क्या हुआ? चोर होना। मतलब चोर चोरी करके अगर घर आ गया तो खुश होगा या दुखी होगा? खुश होगा। बोलेगा केमिस्ट्री की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चोर हम है। फॉलो कर दो बात को, हम चोरी करके चलाए, अपना घर आ गया चोरी करके, खुश होगा। हम तो बराबर चोरी करते आते थे, आज भी चोरी करके आए, खुश होगा जी। और खुश होगा, कोई खुश होने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है नहीं घटता, बता दो आप? बढ़ता है। फॉलो को, गुस्सा आने से स्टेबिलिटी घटता है, इसलिए गुस्साइए मत, खुश रहिए आप, मुस्कुराते रहिए आप, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखिए आप। फॉलो कर दो बात को। तो चोर चोरी करके घर आ गया मतलब खुश हो गया, क्या हो गया जी? स्टेबिलिटी। सॉरी, थोड़ा तबीयत मेरा अभी सुस्त है जी, इसलिए। तो हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में? इस केस में हम लोग बात करते हैं क्या? चोर चोरी करके घर आ गया तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसी का इलेक्ट्रॉन कोई छीन लिया, देख रहे हो ना बात को? यही हुआ था ना जी, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन ये जो लॉन पेयर था इधर चला गया, यहाँ यही हुआ था। ये लॉन पेयर हम लोग इधर ले गए थे, तो बोलो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कोई छीन लिया, अरे बाबू, तो ऑक्सीजन बोलेगा ना, अरे केमिस्ट्री का दुनिया का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब दूसरा बड़ा चोर है। फ्लोरीन 1 नंबर का चोर है, तो 2 नंबर में मेरा स्थान है, और मेरे घर में चोरी कर लिया। बोलो चोर के घर में चोरी होगा, चोर खुश होगा या दुखी होगा, बता दो आप लोग? दुखी हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाने से उसका स्टेबिलिटी क्या होगा जी? घट जाएगा। फॉलो करते हो आपको? इसलिए अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज हो तो स्टेबिलिटी घट जाता है, नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और अगर आप अंग्रेज की तरह बोलोगे तो बोलो, क्या बोलना है? If in a resulting structure electronegative oxygen atom is negatively charged, then there is increase in stability. But if in a resulting structure electronegative atom is positively charged, then there is decrease in its stability. फॉलो कर तो बात को, क्या होता है जी? स्टेबिलिटी उसका घट जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज होने से, और नेगेटिव चार्ज होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। उसको एसके राय क्या बोलता है? बोलता है कि भैया चोर के घर में चोरी होने से स्टेबिलिटी घट जाता है, चोर चोरी करके घर आ गया स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। दोनों से क्वेश्चन बनेगा एक ही तरह से। फॉलो करते हो बात को, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एसके राय का केमिस्ट्री से भी आप वही क्वेश्चन बनाइएगा जो केमिस्ट्री आप इधर उधर से अभी बहुत किताब से पढ़े थ्योरी, वो उससे भी बनेगा। क्लियर है? अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी? अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रॉन देता हो, जैसे सोडियम, बहुत सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम है, जो भी रहे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है अगर इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन देने वाला, उसको हम बोलते हैं दानवीर कर। सोडियम क्लोराइड में सोडियम नहीं देता है Cl को, दानवीर कर ने सोडियम बोलता है जाओ यस करो। फॉलो करते हो बात को? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। दानी अगर दान करेगा तो खुश हो जाता है जी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और अगर उसको कोई दान दिया, कोई आदमी दानवीर करना है, 5 लाख रुपया मंदिर में ट्रस्ट में दान देता है, अरे बाबू, और उसको कोई 5 रुपया रोड में देने जाएगा तो गुस्सा आएगा न खुश होगा? गुस्सा आएगा, बोला कैसा आदमी है यार, हमको 5 लाख दान करने वाले हैं, हमको 5 रुपया दान देता है। फॉलो कर दो मत, तो गुस्सा आ जाएगा। कहना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होकर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा। और अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसी का तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, वो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, किसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, तो उस पर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा। फॉलो करते हो बात को?
नेचुरल बात है। अगर अंग्रेजी में बोलो आप अंग्रेज की तरह तो क्या बोलिएगा आप? If in a reacting structure electropositive element is positively charged, then there is increase in stability. But if in a reacting structure electropositive element is negatively charged, then there is decrease in stability. उसको हम बोलते हैं स्केराय बोलता है। स्केराय बोलता है कि ये दानवीर कर्ण अगर दान दिया तो खुश हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। दानवीर कर्ण को दान देने जाओगे दुखी हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। फॉलो कर तो बात को। चलिए लास्ट फैक्टर हम लोग बात करते हैं जी। लास्ट फैक्टर क्या बात करते हैं? लास्ट फैक्टर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर हो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज एटम हो। क्या हो जी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज एटम बोलता है। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बात को सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी हो जी, तो क्या होगा? देयर इज ग्रेट डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब समझते हो आप? मेरा निमोनिक से जरा बात को दिमाग में बैठाओ आप कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है उसमें, और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हो गया मतलब और भी इलेक्ट्रॉन उससे खींच लिया, तो बोलिए इसको हम अपना निमोनिक से कैसे बोलते हैं जानते हो? कि 15 दिन से कोई आदमी भूखा है, 15 दिन से खाना नहीं मिला उसको, सुनते हो? 15 दिन से कोई आदमी भूखा है, उसका अगर आप थाली छीन लिए, खाना खाने बैठा था बाबू, खाना खाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया आपने क्या किया? उसका थाली खींच लिया, प्लेट खींच लिया, क्या करेगा? आपका चेहरा देखेगा, वो बहुत गुस्सा आएगा, और बहुत गुस्सा आएगा मतलब क्या होगा जी? स्टेबिलिटी घटेगा, जबरदस्त घटेगा। संस्कृत में श्लोक है, वो अक्षिता किंग करोति पापम। संस्कृत में श्लोक नहीं पढ़े आप? पढ़े होंगे संस्कृत। क्या पढ़े होंगे? भूखा आदमी कुछ भी पाप कर सकता। एक तो 15 दिन से बेचारे को खाना नहीं मिला था, खाना खाने के लिए थाली में हाथ बढ़ाया जी, और आप छीन लिए, क्या करेगा समझ रहे हो आप? अरे वो 200-400 चोर को मार सकता है। फॉलो करते हो बात को? मतलब उसके सामने कोई नहीं टिकेगा जी, समझ रहे हो आप? कोई नहीं टिक सकता उसके सामने में। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इस तरह का कहीं रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर का कंपैरिजन दूसरे का साथ हो तो इससे ज्यादा अनस्टेबल कोई हो ही नहीं सकता। फॉलो सोचना ही नहीं, याद रखना मेरा बात। एसके राय सर बोले हैं कि भैया ये 15 दिन से भूखा वाला है। मेरा बच्चा लोग आता है उधर से बना के क्वेश्चन, बोलता है सर 15 दिन से भूखा, थाली छीन लिए वाला से क्वेश्चन आया था सर। कैसे? देखिए आप, कहने मतलब हम लोग बात करते हैं, इधर देखिए CH2 और इधर O और इधर CH3 है। फॉलो कर तो बात को। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो नेचुरल बात इसके पास कितना बच गया जी? इसके पास बच गया 4, और यहाँ CH2 पर प्लस चार्ज है। अब बोलो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, इसका रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये वाला होगा। हम लोग बात करते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड O, और इधर क्या होगा रे बाबू? CH3 है। इस पर क्या होगा बोलो? इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या फॉलो करते हैं आप? अब बोलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या जी? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 ठो, नहीं दिख रहा है तो जरा ऐसे करके देख लीजिए। अरे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसी के साथ है ना जी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो गया बोलिए? 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या बोलो तो बोलो 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना पेट भरता है इसका जी? 8 इलेक्ट्रॉन। भूखा है कि नहीं बोलिए ना आप? 8 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट में पेट भरता है इसका। तो 8 रोटी खाने वाले के पास 6 रोटी है, खाया हुआ है, खाने मतलब क्या? भूखा है जी, भूखा है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये केस क्या होगा? केस नहीं हो गया? 15 दिन से भूखा, पॉजिटिव चार्ज मतलब थाली छीन लिया। फॉलो करते हो बात को? तो बोलिए इससे डेंजरस कोई नहीं हो सकेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ध्यान रखना, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव का दम नहीं उससे टकराना। आप बोलिएगा सर यहाँ चोर के घर में चोरी हो गया, अभी आप बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोले चोर का हम बोलते हैं, फिर चोर का औकात है जी भूखा आदमी के सामने टिकने का? को देखेगा चोर है, किसी को भी मार देगा ताली छीनने से। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात क्या है? आप देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है इसके साथ?
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ कितना हो गया, देख लीजिए आप, ऐसे करके देखना सीखिए थोड़ा। ऑर्गेनिक में बहुत चीज जाना हुआ अच्छा बच्चा गलती करके आता है जी, दिखता नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड बड़ा आसन बदल के अपना स्ट्रक्चर को चेंज करके दिखाता है, बच्चा को दिखता नहीं है। अब बोलो रामदेव बाबा आसन बदलेंगे तो क्या दूसरा आसन में रामदेव बाबा का नाम बदल जाएगा जी, क्या सामदेव हो जाएंगे? इस आसन बदलने से बाबा नहीं बदलता, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से लिखा रहता है जी, अलग अलग आसन में लिखा रहता है, तो क्या कंपाउंड बदल जाएगा? तो जो भी रहे, यहाँ हम लोग क्या बात करते हैं, आसन बदलने से बाबा नहीं बदलता। तो नेचुरल बात है, आप देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखो इधर 2 2 4 और इधर कितना हुआ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। फॉलो करते बात को, इसके पास भी 2 2 4 और 2 6 और 2 8 है ना, यहाँ भी 8, सबके पास 8 है, इधर सब ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्सीजन में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 4 2 2 4 2 6 और 2 कितना हुआ, 8 सॉरी। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी इस केस में, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो नेचुरल बात है, ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा जी, ए। तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा जी, ओ। बार बार बोल रहे हैं, ज्यादा गुस्सा आएगा कौन जी, ए। ज्यादा अनस्टेबल होगा कौन जी, ए। तो नेचुरल बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज का कंपैरिजन अगर किसी से हो जाए रे बाबू, तो फिर आप दिमाग मत लगाना, क्या होगा, अल्टीमेटली ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, इससे ज्यादा अनस्टेबल कोई नहीं हो सकता। अगर कहीं भूलो तो मेरा निमोनिक्स याद रखना, सर बोले 15 दिन से भूखा थाली छीन लिया वाला केस है, इससे बेसी कोई चोर उर नहीं घुसा सकेगा। फॉलो करते रहो मार्को। हाँ, अगर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज रहे, उधर भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज रहे, तब फिर हम लोग क्या बात करेंगे जी, फिर देखेंगे कौन छोटा चोर बड़ा चोर, बहुत चीज हम लोग देखेंगे आगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बात इतना ही है, क्या फिर से अब रिवाइज कर दे रहे हैं, फैक्टर को जरा दिमाग में बैठाइएगा, फॉलो करते हो बात को, एकदम फुल फ्लो में रखना है सारा बात, तभी क्वेश्चन वहां बनेगा जी। क्या क्या बोले, नॉन पोलराइजिंग स्ट्रक्चर और पोलराइजिंग स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बात करते हैं जी, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नॉन पोलर। फिर क्या बोले, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, अगर कोवैलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या बोले, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर ज्यादा होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का नंबर ज्यादा होगा तो भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। फिर क्या बोले हम लोग जी, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर सिमिलर रहे, मोर कॉमन रहे, मोर इक्विवेलेंट रहे तो भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगला क्या बोले, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज रहे, मतलब चोर चोरी करके घर आ गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज रहे, मतलब चोर के घर से चोरी हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट बोले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज रहे तो स्टेबिलिटी क्या होगा जी, कम होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो बोले कि अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, फॉलो मत दो। और इसी के लिए हमने निमोनिक्स बोले हैं, 15 दिन से भूखा थाली छीन लिया, 15 दिन से भूखा थाली छीन लिया। क्लियर है जी, कोई दिक्कत है, ये फैक्टर क्या याद नहीं रहेगा, इतना फैक्टर से ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी क्लियर हो जाता है। देखने वाले का नजर चाहिए, फॉलो करते हो बात को जी, इतना फैक्टर आपको याद रखना है, नहीं याद रख सकते हैं आप, बहुत कठिन है क्या। और इसी पर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टेबिलिटी हम लोग मैक्सिमम बात करते हैं रेजोनेंस का, फॉलो करते हो बात को, क्लियर है। चलिए, तो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आया ना। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर देते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, क्या, कंडीशन फॉर रेजोनेंस पे भी बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, बड़ा मुश्किल है, रेजोनेंस लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। और जानते हो इसमें भी एक मेरा निमोनिक्स से आप देखिएगा, जीवन में कभी गलती नहीं होगा आपका। एक बार तो मेरा निमोनिक्स के साथ आप जुड़ जाइए जी, हाँ एक बार आप जुड़िए तो मेरे चैनल के साथ, फिर देखते हैं कैसे भूलते हैं आप सब, हाँ नहीं भूलिएगा, चैलेंज है मेरा। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, पूरा केमिस्ट्री में मेरा हजारों निमोनिक्स है, और निमोनिक्स जहाँ जहाँ है वहाँ से हर जगह कंपटीशन में क्वेश्चन आता है जी। हाँ, और ये निमोनिक्स हम लोग आप लोगों को पढ़ा के ही सीखे हैं,
फॉलो करते हो बात को। आप जहां से गलती करते हो वो चीज से हम लोग सीखते हैं कि हम क्या करें कि अगली बार मेरे बच्चे लोग गलती नहीं करें। फॉलो करते हो बात को। ये लंबा एक्सपीरियंस के चलते होता है। हम 20 ईयर्स से लगभग टीचिंग लाइन में हैं। मेरे हजारों स्टूडेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हैं, तो उनसे सीखे हैं कि कहाँ से बच्चे गलती करके आते हैं और क्या करेंगे कि अगला बार मेरा बच्चा गलती नहीं करे। तो रेजोनेंस को देखने में मेरे बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। और इसी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं जी, मैंने एक निमोनिक्स बनाया है जिसका नाम है ये 5। आप लोग हेडिंग दीजिएगा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। क्या बात करते हैं हम लोग जी, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, या आप लोग देखे होंगे बहुत कोचिंग मटेरियल में लिखता है एसबीआर, एसबीआर स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कहाँ होगा तब ना पता चलेगा जी स्टेबलाइज होगा कि नहीं। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस में हम लोग क्या बात करते हैं जी, देखिएगा कंडीशन जो है रेजोनेंस का, एक केमिस्ट्री की दुनिया में मेरा नेमोनिक्स है। 5 जगह गाड़ी में आप ब्रेक मारिएगा फिर सब दिख जाएगा आपको। केवल 5 जगह जरा गाड़ी में ब्रेक मारना है। ये 5 जगह क्या है जी, हम कंडीशन फॉर रेजोनेंस को हम लोग बात करते हैं A5 हम बात करते हैं। और A5 को हम 2 पार्ट किए हैं। क्या बात किए हैं जी, A4 और A1। A4 हम लोग क्या बात करते हैं, अल्टरनेट। और A1 किसके लिए बात करते हैं जी, एडजेसेंट के लिए। A फॉर अल्टरनेट, फॉलो करते हो बात को। और A1 फॉर एडजेसेंट हम लोग बात करते हैं। एडजेसेंट शॉर्ट में हम लिख दिए, फॉलो करते हो बात को। तो जो भी रहे 4 अल्टरनेट और 1 एडजेसेंट में रेजोनेंस लगता है। क्या हम लोग बात करते हैं जी, 4 अल्टरनेट और 1 एडजेसेंट में रेजोनेंस लगता है। 4 जगह अल्टरनेट में और 1 जगह एडजेसेंट में रेजोनेंस लगता है। नहीं याद रहेगा आपको, 4 गो अल्टरनेट। कौन कौन 4 अल्टरनेट है जी, 4 अल्टरनेट एक एक करके देखते चलिए। A4 वाला केस कौन कौन है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, अभी जो पढ़े थे सुनिएगा जरा, नेचुरल बात हम लोग सबसे पहले क्या बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फॉलो करते हो बात को। तो देखिए अगर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, क्या अल्टरनेट क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, हेलो, अल्टरनेट मतलब एक तो छोड़ के एक तो जी। तो पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड। तो अल्टरनेट पोजीशन में यहाँ है ना, यहाँ भी रेजोनेंस लगेगा जी। फॉलो कर लो बात को। और ये वाला कैसा इसका रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर होगा, आप भी बताए थे। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आए चाहे इधर आए, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में किधर से किधर जा सकता है। तो हम लोग बात करते हैं क्या जी, CH2 CH CH, फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी, CH2। और अगर ये इलेक्ट्रॉन हम लोग बात करते हैं इधर से इधर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जो भी देखे थे हम लोग। तो पहला अल्टरनेट समझ में आ रहा है, A4 का फर्स्ट पार्ट आप समझ रहे हैं क्या, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर अल्टरनेट पोजीशन, देन रेजोनेंस भी लगता है। ओके, देन मॉलिक्यूल में क्या होगा, SBR होगा। फॉलो करते हो बात को, क्या होगा जी, SBR होगा, स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस होगा। सेकेंड पार्ट हम लोग क्या बात करते हैं जी, सेकेंड पार्ट हम लोग बात करते हैं, देखिएगा अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर पाई बॉन्ड और कार्बन आयन, पाई बॉन्ड और कार्बन आयन अगर अल्टरनेट है, देखो पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड तब कार्बन आयन से, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहां भी रेजोनेंस होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब भी यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेवलप करता है जी, एगो बॉन्ड टूटता है, और एगो बॉन्ड टूटेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका दिख रहा है आपको, दिख रहा है जी। तो अल्टीमेटली यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, अरे बाबू, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा। फॉलो कर तो बात को। तो क्या होगा, आप नहीं समझ रहे हैं, आराम से समझिएगा। क्या होगा जी, इधर हम लोग बात करते हैं CH2 और इधर हम लोग बात करते हैं CH, फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी, इधर CH2 और बोलो ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज वाला उठ के इधर गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड उठ के इधर गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा।
और नेगेटिव चार्ज हुआ मतलब क्या हुआ, बार बार बोल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। चश्मा का पावर सही रखिएगा, फॉलो करते हो बात को, क्लियर है। तो ये जान तो इसका एक सिमिलर स्पेसिस इसी तरह का चीज, क्योंकि वहां भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे क्या देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, फॉलो करो बात को। तो यहाँ Cl बोलो OH बोलो तो इसके पास लॉन पेयर है जी, हाँ 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बोलो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, यहाँ जनरली बच्चा गलती करता है जी कि क्लोरीन की तरफ जाएगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट है। बट यहाँ पर क्या होगा देखो तो ये लॉन पेयर भी इसी की तरह ए से जाएगा जी, और ए से जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा बोलो तो हम लोग बात करते हैं CH2 CH, फिर हम लोग क्या बात करते हैं डबल बॉन्ड Cl, और Cl पर यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जान तो बहुत बच्चे को इलेक्ट्रॉन के यहाँ चला जाएगा, इस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। बहुत बच्चे को Cl पर पॉजिटिव चार्ज देखने में अच्छा नहीं लगता, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म बोलता है ऐसा ही होगा, अच्छा लगने से थोड़े होगा। फॉर्मूला को एक्चुअली आप पढ़ेंगे, ये क्या हुआ, ये प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, मिजोमेरिक इफेक्ट। तो मिजोमेरिक इफेक्ट को मैं बोलता हूँ ग्रेड खली। मिजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस का एक टाइप है जी, मिजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो ये एक्चुअली प्लस एम इफेक्ट है। प्लस मतलब क्या होता है जी, माइनस, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। और ये माइनस आई भी है, बहुत ये सब फेथफुल फ्रेंड नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये कभी इलेक्ट्रॉन को धकेलता भी है, कभी खींचता भी है। अगर इस तरह का सिस्टम से जुड़ा हुआ रहे तो ये इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा जी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जी, फॉर्मा को इलेक्ट्रॉन पुश करेगा जी। लेकिन ये माइनस आई ग्रुप भी है तो माइनस आई है। तो हम जानते हो ये जो मिजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है जिसको बोलते हैं आप, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, या हाइपर कंजुगेशन है, सब इलेक्ट्रॉन को उठा कर फेंकता है। और इन लोग को हम बोलते हैं ग्रेट खली। ग्रेट खली समझ रहे हो ना आप, अरे वो सीमेंट वाला प्रचार जो देता है, दीवार तोड़ देता है यार, वही वाला खली। वह कौन, मिजोमेरिक या रेजोनेंस, या दूसरा क्या बात करते हैं जी इलेक्ट्रोमेरिक, या क्या बात करते हैं जी हाइपर कंजुगेशन। वो लोग इलेक्ट्रॉन को बुलाता है और उठा के फेंक देता है। जबकि इंडक्टिव पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा खींच लेता है या धकेल देता है। बेचारा कौन है जानते हो, अरे वही फिल्म वाला छोटा सा कलाकार राजपाल यादव, नाम सुने होंगे आप लोग, देखते होंगे। तो बोलो राजपाल यादव इतना सा बच्चा सा है, उसकी लड़ाई ग्रेट खली से होगी तो जंग कौन जीतेगा जी, ग्रेट खली। इसलिए देखिएगा मिजोमेरिक और इंडक्टिव में केमिस्ट्री में झगड़ा होगा, जंग कौन जीतेगा, मिजोमेरिक। अगर हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव का झगड़ा होगा, जंग कौन जीतेगा, हाइपर कंजुगेशन। इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टिव का झगड़ा होगा, जंग कौन जीतेगा, हाइपर कंजुगेशन। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में इंडक्टिव इफेक्ट हारने के लिए ही पैदा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेचारा हारते रहता है। तो बोलो ये इधर खींचना चाह रहा था, ये इधर, तो किसके हिसाब से जाएगा, ग्रेट खली के हिसाब से। तो नेचुरल बात है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से अवे फ्रॉम द क्लोरीन जाएगा, और यहाँ क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो कहने मतलब ये भी अल्टरनेट ही है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हुए ना जी, अभी तो जस्ट स्टार्टर पैक चल रहा है यार, अभी तो मेन मेन्यू आना बाकी है। फिर आगे देखिए हम लोग मेन मेन्यू में क्या क्या खाना खाते हैं, फॉलो करते हो ना बात को। तो अभी तो देख रहे हैं हम लोग क्या कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ, और यहाँ भी लॉन पेयर है तो ये भी जाएगा पाई बॉन्ड, तो ये भी होगा। तो दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिए हम लोग, फॉर्मत को, किसको, कार्बोनाइल्स और लॉन पेयर को। तो दूसरा अल्टरनेट समझ आया ना। तीसरा अल्टरनेट क्या है जी, तीसरा अल्टरनेट है, अगर हम लोग बात करें क्या, अगर हम लोग बात करें जी तुम्हारा कार्बोकेटायंस और पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन में हो, कार्बोकेटायंस और पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन में हो, तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, क्या ये पाई बॉन्ड अभी कार्बोकेटायन की तरफ जाएगा, फॉलो करते हो बात को। तो अल्टीमेटली क्या होगा समझने का बात है। देखो अल्टरनेट है ना, पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड तब कार्बोकेटायन। तो नेचुरल बात है ऐसा होगा बाबू, क्या होगा CH3CH और इधर डबल बॉन्ड और CH2 होगा, और इलेक्ट्रॉन देखो ये पाई बॉन्ड तो उधर गया, तो नेचुरल बात है पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा, बोलो ना। तो कहने मतलब इफ पाई बॉन्ड एंड कार्बोकेटायन आर अल्टरनेट पोजीशन देन देयर इज रेजोनेंस, ओके।
तब वहां क्या होगा जी, रेजोनेंस होगा। क्लियर है? तीसरा अल्टरनेट समझ में आया? तीसरा अल्टरनेट समझ में आया जी? कोई दिक्कत है? तीसरा अल्टरनेट समझ में आ रहा है ना? हाँ। चौथा अल्टरनेट थोड़ा हम जल्दी से आज बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इससे बताएंगे आपको। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं जी, आप चिंता मत करना, सब दिमाग में बैठ जाएगा, ये एसके राय का प्रॉमिस है आपको। ओके, हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट, देखिएगा इधर जगह नहीं है, फोर्थ ऊपर में लिखते हैं। फोर्थ हम लोग क्या बात करते हैं जी, फोर्थ वाला हम लोग बात करें, यही लिख देते हैं फोर्थ को। हम लोग क्या बात करते हैं जी, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 में फ्री रेडिकल है। फॉलो कर दो बात को। तो देखिए, अगर पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल अल्टरनेट में है तो भी रेजोनेंस होता है जी। कैसे? यहाँ पर एक गजब है, आप बहुत फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते होंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं ना आप। तो यहाँ पर देखिए ना कितना प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाएंगे। अरे यार प्रोजेक्टाइल नहीं है तो क्या, निमोनिक्स तो लगाने दो यार। तो हम लोग क्या बात करते हैं, एक इधर से इधर प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा इधर से इधर, और ये वाला देखो इधर से इधर। ध्यान देना, फिर रेडिकल में कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पाई बॉन्ड वाला देख रहे हो, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन बोलता है तू उधर जाएगा, मैं इधर जाऊंगा। देख रहे हो बात को? तो क्या होगा रे बाबू, तो ये वाला देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला यहाँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, CH2 CH, और हम लोग बात करते हैं क्या जी, CH2, और यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर पाई बॉन्ड। क्या फॉलो करते हो बात को? कैसे देख रहे हैं आप? कहना मतलब रेजोनेंस जब फ्री रेडिकल में बात करते हैं तो 3 प्रोजेक्टाइल मोशन का बात कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हो बात को जी? मोशन इन 2 डायमेंशन वाला जो पढ़े आप, जरा 3 जगह लगा दीजिए आप। फॉलो करते हो बात को जी? तो नेचुरल बात है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा फ्री रेडिकल, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला मिलकर यहाँ पाई बॉन्ड बना देगा। क्लियर है? अरे यही 4 तो अल्टरनेट है यार, ये 4 को A4 आप लगा देना। सर बोले A4 मतलब 4 अल्टरनेट। कहाँ? एक बार मेरे साथ बोलिए आप, इफ पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर अल्टरनेट पोजीशन, सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड और कार्बोनाइन, या पाई बॉन्ड और लोन पेयर, एक ही कैटेगरी है में रखे हम। तीसरा क्या है जी, थर्ड वन इज इफ पाई बॉन्ड एंड कार्बोकेटाइन आर अल्टरनेट पोजीशन, एंड द फोर्थ वन इज if pi bond and free radical are alternate position then resonance will occur. ओके, ये 4 सिंपल बात आप दिमाग में नहीं रख सकते हैं जी, बहुत कठिन है। इसी में बच्चा परेशान रहता है कि भैया रेजोनेंस लगेगा या नहीं लगेगा, दिखता नहीं है, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा नहीं होगा, तो रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी होगा ही। तो ये 4 चीज आप देख लो ना यार, 4 वो अल्टरनेट अगर है तो रेजोनेंस होगा। और लास्ट 5वां एक ठो जिसको एडजेसेंट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? A1, सॉरी। तो हम लोग क्या बात करते हैं, A1 मतलब एडजेसेंट, मतलब लगातार। देखो ना यार, CH2 अगर हम लोग क्या बात करते हैं जी, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों क्या है जी, कार्बोकेटाइन्स और कार्बोनाइन एडजेसेंट है, लगातार है। देख लो कुछ बीच में गैप है जी? नहीं है, लगातार है, तो भी रेजोनेंस होगा। क्योंकि बोले थे ना नेगेटिव चार्ज मतलब देखो यहाँ क्या उसका दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला जाएगा कार्बोकेटाइन की तरफ। तो क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाबू? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है जी। और बोले थे ना नेगेटिव चार्ज वाला का सिमिलर कैटेगरी क्या बोले थे, लोन पेयर वाला, एक ही काम करता है दोनों। तो एक ठो वो वाला भी लिख दो CH2, और इधर हम लोग बात करते हैं Cl लिखो, OH लिखो, कुछ भी लिखो नहीं यार, OH के पास भी तो लोन पेयर है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो नेचुरल बात है ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा रे बाबू। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 और OH, और यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ठो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन आ रहा है, तो अभी पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा और यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो कहने मतलब ये एडजेसेंट वाला केस है क्या, इफ कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन्स या एक ही कैटेगरी लगभग मानो उसको, कार्बोकेटाइन्स और लोन पेयर आर एट एडजेसेंट पोजीशन, देन द रेजोनेंस विल आल्सो ओके। तो अब रेजोनेंस क्या होगा,
वहां भी होगा। तो बोलो ये 4 और ये 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं हम जी? इसको मल्टीप्लाई करके ये 5 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो आज के बाद केमिस्ट्री की दुनिया में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में 5 जगह अगर आप ब्रेक मार दीजिएगा, फिर रेजोनेंस को ढूंढने में या उसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में दिक्कत नहीं होगा आपको। क्या 5 जगह बोले जी? 4 अल्टरनेट, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, 4 अल्टरनेट कौन कौन? ब्रेक कहां मारना है? अगर पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, अगर पाई बॉन्ड कार्बोनाइल या लोन पेयर अल्टरनेट हो, तीसरा पाई बॉन्ड कार्बोकेटाइन अल्टरनेट हो, फोर्थ वन इज पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल अल्टरनेट हो, और पांचवा क्या है जी? एडजेसेंट बोले हैं, लगातार वाला केस। A1 क्या? कार्बोकेटाइंस और कार्बोनाइल अगर एडजेसेंट हो, लगातार हो, या कार्बोकेटाइंस और लोन पेयर अगर लगातार हो, तो भी रेजोनेंस होता है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना बात आप दिमाग में बिठाइए। अभी जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं आप उसको फॉलो करिए, फिर देखते हैं ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन छूटता है, आईटी का, एडवांस का, या नीट का, या किसी की एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो देख लेंगे हम। ये मेरा चैलेंज है। आप थोड़ा सा धीरे धीरे इस बात को दिमाग में बिठाते चलिए विथ माय निमोनिक्स। ओके।